हाय गुड मॉर्निंग। आज अपन शुरू कर रहे हैं 11th क्लास जीव विज्ञान का रिवीजन। तो रिवीजन लेकर आए 11वीं क्लास का बड़ा। उसमें पहला चैप्टर शुरू करेंगे आज अपन। पहला चैप्टर है जीव जगत। देखिए, एक बार फिर से जब ये चैप्टर अपने पढ़ा था उस समय भी मैंने बेसिक बायोलॉजी के बारे में बताया। फिर एक बार बेटा जीव विज्ञान शुरू करने से पहले 11th क्लास का रिवीजन शुरू करने से पहले एक बार बेसिक बायोलॉजी समझना जरूरी है। बेसिक बायोलॉजी में क्या क्या है बेटा, 4-5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी चीजें हैं, आइए शुरू करते हैं अपन। जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है बेटा, इंग्लिश में लिखते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या है बेटा, ये विज्ञान है। तो विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव चाहे कोई भी हो, पादप हो, जंतु हो या कवक, जीवाणु, वायरस, किसी भी प्रकार का जीव हो। तो जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की शाखा है जिसमें क्या किया जाता है बेटा, समस्त जीवों का, जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है बेटा, साइंटिफिक स्टडी की जाती है। उसे, उस शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर। जीव विज्ञान क्या है बेटा, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद जीव विज्ञान में आपको क्या याद रखना बेटा, जीव विज्ञान का जनक कौन है। जनक की बात करें तो जीव विज्ञान का जनक बेटा अरस्तु। अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान का, उनको जनक माना गया है। तो जीव विज्ञान की शाखा जिसमें समस्त, विज्ञान की शाखा जिसमें समस्त जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा बेटा जीव विज्ञान जो शब्द हैं। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था सबसे पहले, जीव विज्ञान या बेटा बायोलॉजी शब्द देने वाले, सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द देने वाले दो वैज्ञानिक हैं बेटा। एक वैज्ञानिक फ्रांस के थे, तो उनको लिखते हैं बेटा फ्रांसीसी वैज्ञानिक। फ्रांसीसी वैज्ञानिक। दूसरे वैज्ञानिक जर्मनी के थे, तो अपन लिखेंगे बेटा जर्मन वैज्ञानिक। देखिए, अलग अलग देश के वैज्ञानिक थे, इन्होंने साथ मिलकर काम किया था। तो एक वैज्ञानिक है बेटा फ्रांसीसी वैज्ञानिक, आपने पढ़ा होगा लेमार्क के बारे में, लेमार्क। व दूसरे वैज्ञानिक थे जर्मनी के, उनका नाम है बेटा ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। इसके जनक कौन है, अरस्तु है। नेक्स्ट बेटा, इसके बारे में जीव विज्ञान जो शब्द है, ये शब्द कहां से आया है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द है बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है बेटा लाइफ, या इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा जीवन। लोगोस का मीन्स होता है बेटा स्टडी, अध्ययन। तो जीवन या जीव का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो अपन जीव विज्ञान की बेसिक डिटेल पढ़ रहे हैं बेटा। जीव विज्ञान की बेसिक डिटेल में अपने शुरू किया था, लिविंग वर्ड पहला चैप्टर है। फिर अपने बेसिक में पढ़ा कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है, सभी प्रकार के जीव आ गए हैं। फिर इसका जनक बेटा अरस्तु को माना है, अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द दो वैज्ञानिकों ने दिया था, लेमार्क याद रखना फ्रांस से थे, जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस, इन दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द दिया है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है बायोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर हुई है। बायोस का मीन्स होता बेटा इंग्लिश में लाइफ, जीवन, और लोगोस का मीन्स स्टडी, यदि जीवों का अध्ययन किया जाता है इस शाखा में। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद अपन पढ़ते हैं बेसिक डिटेल में
वैसे जीव विज्ञान जो इसकी अनेक शाखाएं हैं, जितने जीव है उतनी शाखाएं हैं। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए जीवाणु विज्ञान अलग से है, कवकों का अध्ययन के कवक विज्ञान माइकोलॉजी अलग है, वायरस का अध्ययन करने के लिए वायरोलॉजी है। इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, मुख्य दो शाखाओं का अपन अध्ययन करेंगे बेटा। दो शाखाओं के बारे में मैं बताऊंगा, एक है मुख्य प्राणी शास्त्र और दूसरी है वनस्पति शास्त्र। तो आइए जीव विज्ञान की प्रमुख जो शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। तो प्रमुख दो शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे बेटा अपन। पहली शाखा है जंतु विज्ञान, जिससे बेटा लिखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेटा जूलॉजी, और दूसरी है वनस्पति विज्ञान। इसको लिखते हैं बेटा बॉटनी। देखिए जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति शास्त्र। जंतु विज्ञान और वनस्पति शास्त्र। अब जंतु विज्ञान जो है, जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सभी जंतुओं का अध्ययन, सभी एनिमल्स की स्टडी की जाती है। जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो जंतु विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान, इसमें पेड़ पौधों का, सभी पेड़ पौधे, यानी वनस्पति आ गई पेड़ पौधों में, सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति शास्त्र में। एक चीज और ध्यान रखनी इसमें, जंतु विज्ञान का जनक कौन है और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है, जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु है और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु है, ये याद रखना। वनस्पति शास्त्र के जनक की बात करें तो वनस्पति शास्त्र के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो ये बेसिक बायोलॉजी इतनी सी डिटेल है। क्या क्या पढ़ा है? पहला चैप्टर अभी शुरू करेंगे अपन जीव जगत। उससे पहले अपन बेसिक बायोलॉजी के बारे में मैंने बताया है कि जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की एक शाखा है जिसमें समस्त जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इस जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। फिर अपन ने इसमें पढ़ा बड़ा जीव विज्ञान का जो शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द देने वाले दो वैज्ञानिक हैं, लेमार्क और ट्रेविरनस। लेमार्क फ्रांस से थे, ट्रेविरनस जर्मनी से। जीव विज्ञान जो शब्द है बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, जीव, और लोगोस का मीन स्टडी, यानी जीवों का अध्ययन। फिर अपन ने पढ़ा बेटा जीव विज्ञान की जो प्रमुख, मैंने बताया था अनेक शाखाएं, लेकिन प्रमुख दो शाखाओं का अपन बात की है, एक प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, या इसको जंतु विज्ञान भी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो थियोफ्रेस्टस है। इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी बेटा बेसिक बायोलॉजी की डिटेल। अब अपन शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर 11th क्लास का। तो पहला चैप्टर अपने जीव जगत। जीव जगत में जीवों के बारे में स्टडी है। तो देखिए शुरू करते हैं बेटा पहला चैप्टर जीव जगत। पहला जो चैप्टर 11th क्लास में अपने, वैसे इसमें 4 सब टॉपिक्स हैं। 4 सब टॉपिक्स में इस बार एनसीईआरटी ने 2 टॉपिक हटा दिए हैं। तो 2 ही टॉपिक इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता, और दूसरा है बेटा वर्गीकी संवर्ग। जीव जगत में विविधता और वर्गीकी संवर्ग, ये 2 ही टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज अपन शुरू कर रहे हैं जीव जगत में विविधता। छोटा सा टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक है तुम्हारे 11th क्लास में। बाकी इसमें खूब सारे बड़े बड़े टॉपिक भरे हुए हैं। सबसे छोटा टॉपिक है, सरल है। तो जीव जगत में विविधता शुरू कर रहे हैं अपन आज। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर का पहला टॉपिक जीव जगत में विविधता।
देखिए, हम अपने आसपास अलग अलग प्रकार के और कई संख्या में जीव देखते हैं, चाहे वह पेड़ पौधा हो, जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, किसी भी प्रकार का स्तनधारी या कोई भी जीव हो, तो हम अलग अलग प्रकार के और कई संख्या में जीव देखते हैं। इन्हीं जीवों का जो पृथ्वी पर अरबों कई असंख्य संख्या में पाए जाते हैं, इन जीवों के अनेक प्रकार हैं, उनकी संख्या भी क्या है, भिन्न भिन्न है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव है, समस्त जीव, वो उनके कई प्रकार हैं और अनेक संख्याएं हैं। तो वही प्रकार और संख्या क्या कहलाती है, जीव जगत में विविधता। तो जीव जगत में विविधता को आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे बेटा? जीव जगत में विविधता पहले भी मैं बता चुका हूं कि पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखते हैं, जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव भी दिखाई देते हैं। तो ये जो सारे जीव हैं, इन जीवों में पाई जाने वाली असमानता या विभिन्नता और अलग अलग प्रकार के जीवों के जो प्रकार हैं, इसी को बेटा कहते हैं जीव जगत में विविधता, या इसे जैविक विविधता भी कहते हैं। तो जीव जगत में विविधता या जैविक विविधता बेटा क्या हो जाएगी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की, सभी प्रकार के सभी जीवों की संख्या व प्रकार को क्या कहते हैं बेटा? जैविक विविधता या जीव जगत की विविधता। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आया? जैसे हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो अलग अलग प्रकार के जीव दिखते हैं हमें, जैसे कुत्ता है, गाय है, बकरी है, पेड़ है, वनस्पति है, उसमें भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी और अलग अलग संख्याएं दिखती है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जो जीव हैं, उन जीवों की संख्या और प्रकार ही क्या कहलाती है? जीव जगत में विविधता। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है जैविक जो विविधता है बेटा, पृथ्वी पर कितनी जैविक विविधता होती है, उसका अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर कुल जो जातियों की संख्या है, कुल जातियों की संख्या 1.7 टू 1 मिलियन। पृथ्वी पर कुल जातियों की संख्या जो है, कुल स्पीसीज जो है, कितने स्पीसीज हैं? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, यानी कि बेटा 17 लाख से 18 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 17 लाख से 18 लाख जातियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार अपन जैव विविधता को समझ सकते हैं। तो अपने बेटा शुरू किया था जीव विज्ञान को, बेसिक पढ़ा अपने, फिर ये जीव विज्ञान के दो शब्द ये पढ़े बेटा, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ी हैं, तो जैव जगत में विविधता ये पढ़ा। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जो इंपॉर्टेंट है, वर्गीकी। देखिए वर्गीकी या टैक्सोनॉमी, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी क्या होता है बेटा? देखिए इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी में क्या चीजें ध्यान रखनी। पहली जो है, देखिए किसी भी जीव की खोज होने के पश्चात उसकी बेटा पहचान की जाती है, उसमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान करेंगे, फिर उसका बेटा नामकरण करेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे। तो ये चीजें जिसमें की जाती है, विज्ञान की शाखा जिसमें किसी भी जीव की कैरेक्टराइजेशन यानी विशेषीकरण करना, उस जीव का पहचान करना, फिर उस जीव का नामकरण करना और अंत में उस जीव का वर्गीकरण करना, ये जो काम जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं बेटा वर्गीकी। तो ये क्या है बेटा? वर्गीकी क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की शाखा जैसे अपने पढ़ी थी बेटा बॉटनी और जूलॉजी, वैसे भी ये वर्गीकी भी जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें 4 चीजों का अध्ययन किया जाता है। पहला बेटा विशेषीकरण, किसका विशेषीकरण? जीवों का विशेषीकरण, या इसको लिखता है बेटा करेक्टराइजेशन। क्या होता है विशेषीकरण या करेक्टराइजेशन? किसी भी
नए खोजे गए जीव में पाए जाने वाले लक्षणों को लिखना या लक्षणों का अध्ययन करना, उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं उन लक्षणों को देखना, ये क्या कहलाता है? कैरेक्टराइजेशन या विशेषीकरण। लक्षणों को देखने के पश्चात बेटा क्या किया जाता है? उस जीव की पहचान की जाती है। उन्हीं लक्षणों के आधार पर यह पहचान की जाती है कि जीव किस प्रकार का है। तो दूसरा बेटा है इसमें आइडेंटिफिकेशन। तीसरा पॉइंट जो है बेटा जिसका अध्ययन वर्गीकीय विज्ञान में किया जाता है वो है बेटा नाम पद्धति या नामकरण। इसको लिखते हैं बेटा नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर। और चौथा और अंत में पॉइंट है बेटा वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। फिर समझ लीजिए, किसी भी नए खोजे गए जीव की सबसे पहले विशेषीकरण किया जाता है, यानी उसमें पाए जाने वाले लक्षणों को देखा जाता है, उसे कहते हैं विशेषीकरण। फिर उस जीव की उसमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान की जाती है कि जीव किस प्रकार का है। पहचान के बाद उस जीव का एक मानक नाम दिया जाता है। मानक नाम देने की पूरी पद्धति है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। लास्ट बेटा उस जीव में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर उचित वर्ग में रखना, अलग अलग वर्गों में रखना, यह कहलाता है वर्गीकरण। तो जीव विज्ञान की शाखा जिसमें इनका अध्ययन किया जाता है बेटा, इन चारों चीजों का क्या किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है, उससे कहता है बेटा वर्गीकी। वर्गीकी में और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? तो बेटा वर्गीकी में आपको याद रखना है वर्गीकी का जनक। वर्गीकी का जनक कौन है बेटा? तो कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस है। दूसरी चीज बेटा, इस वर्गीकी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? वर्गीकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग की बात करें तो एपीडी कंडोले नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। एपीडी कंडोले, ठीक है। ये दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस है। दूसरा, इस वर्गीकी शब्द या टैक्सोनॉमी शब्द देने वाले वैज्ञानिक सबसे पहले कौन थे? एपीडी कंडोले। एक चीज और है बेटा, वर्गीकी जो है, वर्गीकी और एक अपन और पढ़ेंगे आगे शाखा है वर्गीकी, वर्गीकरण पद्धति, जिसे सिस्टमेटिक्स कहेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट समझ में आए वर्गीकी क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विशेषीकरण, पहचान, नामकरण, विशेषीकरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। ये क्या होता है बेटा विशेषीकरण? तो नए खोजे गए जीव में लक्षणों का अध्ययन करना विशेषीकरण कहलाता है। पहचान, जीव, नए खोजे गए जीव में पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान करना कि जीव कैसा है। नामकरण, उस जीव को एक मानक नाम देने की प्रक्रिया नामकरण कहलाती है। वर्गीकरण जो है जीव में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखने की जो प्रक्रिया है वो नामकरण कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा अपना टॉपिक वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स। वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स। देखिए वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स क्या है बेटा? वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमेटिक्स, सबसे पहले जो सिस्टमेटिक शब्द आया बेटा, ये एक लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। इस सिस्टेमा का अर्थ होता है मैनेज करना, टू मैनेज, यानी कि बेटा व्यवस्थित करना। तो क्लियर, सिस्टेमेटिक्स या वर्गीकरण पद्धति पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण पद्धति जो शब्द है लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। सिस्टेमा का अर्थ होता है बेटा इंग्लिश में टू मैनेज या व्यवस्थित करना। अब ये जो शब्द है बेटा, इस शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया है? इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग बेटा लिनियस ने किया था, और लिनियस ने अपनी पुस्तक का नाम ही इस टाइटल के हिसाब से दिया है। तो सबसे पहले इस पुस्तक का, इस नाम का प्रयोग बेटा
लिनियस ने किया है, और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका टाइटल इसी नाम से दिया था, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचर, इसको सिस्टेमा नेचुरी भी लिखता है बेटा, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कैरोलस लिनियस की है, जिसमें उसने सबसे पहले सिस्टेमेटिक्स का प्रयोग किया था। इसके बाद देखिए सिस्टेमेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा? सिस्टेमेटिक्स में क्या है, वर्गीकरण पद्धति में क्या है? अभी इस पहले अपने पढ़ी थी बेटा वर्गीकी, तो सिस्टेमेटिक्स और वर्गीकी में क्या डिफरेंस है? देखिए सिस्टेमेटिक्स में वर्गीकी के तो सारे पहलू आएंगे, वर्गीकी के सारे लक्षणों के साथ साथ, यानी सिस्टेमेटिक्स में वर्गीकी पूरी, यानी वर्गीकी के सारे लक्षण कौन कौन से बेटा? तो वर्गीकी में क्या बेटा? विशेषीकरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए ये पढ़ा अपने वर्गीकी, तो वर्गीकी में विशेषीकरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो चारों पहलू वर्गीकरण पद्धति में भी आएंगे, सिस्टेमेटिक्स में भी आएंगे, उसके साथ और किस किस का अध्ययन किया जाता है वो इसमें बढ़ेंगे बेटा। तो वर्गीकी एक तो होगी वर्गीकी, ठीक है, इसके साथ आती है बेटा जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी का उसके साथ जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है, प्लस इसके साथ बेटा जीवों के मध्य जैव विकासीय संबंध, जैव विकासीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना आपको, सिस्टेमेटिक्स में वर्गीकी के सभी पहलू, उसके साथ बेटा जीवों की विविधता जो अपने पढ़ी है 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन है, और उसके साथ जैव विकासीय संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसमें वर्गीकरण पद्धति में जैव विकासीय संबंध क्या है कि किसी प्राणी का विकास किसी दूसरे प्राणी से किस प्रकार संबंधित है। जैसे अपन पढ़ते हैं मानव का विकास बंदर से हुआ है, बंदर का विकास और उसके पूर्वजों से हुआ है। तो ये जो संबंध है, एक जीव का विकास किस जीव से हुआ है, उसे कहते हैं बेटा जैव विकासीय संबंध। तो जैव विकासीय संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैव विविधता और वर्गीकी के चारों पहलू का अध्ययन वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है। ठीक बेटा, इसके बाद अपने टॉपिक आएगा, अपन पढ़ेंगे नामकरण। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं बेटा नामकरण। देखिए नामकरण क्या है वो मैंने पहले बता ही दिया है। नोमेनक्लेचर किसके बाद आता है बेटा? नोमेनक्लेचर किसी नए खोजे गए प्राणी की विशेषीकरण और पहचान के पश्चात उसका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? नामकरण। तो नामकरण क्या हो गया बेटा? जीव को या नए खोजे जीव को मानक नाम देने की पद्धति, एक स्टैंडर्ड नाम देने की पद्धति जो है, मानक नाम देने की जो पद्धति है बेटा क्या कहलाएगी? नामकरण कहलाती या नाम पद्धति कहलाती। नाम पद्धति में क्या ध्यान रखा जाता है? नाम पद्धति का आपने पहले पढ़ा है, अभी रिवीजन चल रहा है। तो नाम पद्धति की आवश्यकता क्यों हुई? वैसे अभी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जनरल क्वेश्चन है, नाम पद्धति की आवश्यकता क्यों हुई, यानी कि प्रत्येक जीव को एक मानक नाम देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इस प्रकार हुई बेटा कि किसी भी जीव को हम ज्यादातर स्थानीय नाम से जानते हैं, और स्थानीय नाम जो है वो एक ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं, जिससे उस जीव की पहचान में क्या बनी रहती है? असंदिग्धता बनी रहती है, डाउटफुल रहता है वो नाम। उस असंदिग्धता को दूर करने के लिए एक ऐसा नाम प्रत्येक जीव को दिया जाता है जिसे पूरे विश्व में उस जीव को उसी नाम से जाना जाता है। और ये कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी समितियों के द्वारा किया जाता है। इसमें और क्या चीज ध्यान रखी जाती है कि नामकरण में जो नाम एक जीव को दे दिया वह नाम किसी भी दूसरे जीव को नहीं दिया जाता, यानी एक जीव को एक ही नाम दिया जाता है और एक नाम को दो जीवों में नहीं दिया जाता है। तो बेटा नामकरण पढ़ेंगे, नामकरण के नियम और नामकरण की समितियां पढ़ेंगे। देखिए नामकरण की दो समितियां बेटा आपके एनसीईआरटी में दो समिति दे रखी है। एक पहली बेटा ICBN, इनके फुल फॉर्म याद रखना बेटा, अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल
कोड ऑफ बोटेनिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, पादपों के नामकरण से संबंधित ये समिति है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। दूसरी जो समिति बेटा ICZN, इंटरनेशनल, इनकी फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जंतुओं के नामकरण से संबंधित समिति है, याद रखना बेटा। जंतु या प्राणी के नामकरण से संबंधित है, ये पादपों या वनस्पति के नामकरण से संबंधित है ICBN। तो नामकरण से संबंधित समितियां जो आपके NCERT में 2 ही दे रखी है, और भी है बड़े, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, लेकिन ये 2 आपके NCERT में 2 ही दे रखी है, इनकी फुल फॉर्म याद रखना है। इसके बाद अपन शुरू करते हैं बेटा नामकरण की जो पद्धति है, द्विनाम पद्धति, जिसके अनुसार जीवों का नामकरण किया जाता है। तो शुरू करते हैं बेटा द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति बाई नोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए द्विपद नाम पद्धति में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो जीव का नाम देंगे उसमें कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहली चीज इसमें याद रखनी आपको, ये पद्धति देने वाले कौन है बेटा, तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक ने ये दी थी। ठीक है बेटा, अब इस नियम, इस जो ये पद्धति है बेटा कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई, इसके कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करके नए खोजे गए जीव का नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी। इसके नियम कितने, 5 नियम है। 5 नियम आपको याद रखने, समझने बेटा। पहला नियम जो है, ये जो वैज्ञानिक नाम है, नामकरण जो है बेटा, जीवों का जो वैज्ञानिक नाम देने की जो पद्धति है, वैज्ञानिक नाम को जैविक नाम भी कहते हैं, कहीं कि जैविक नाम भी लिखा हुआ है, वही वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम की जो भाषा है वो किससे व्युत्पन्न होगी, लैटिन भाषा से। यानी वैज्ञानिक नाम किस में लिखे जाएंगे, लैटिन भाषा में। तो पहला नियम है, भाषा कैसी होगी, लैटिन। वैज्ञानिक नाम की भाषा कैसी होगी बेटा, लैटिन। दूसरी बेटा, जो वैज्ञानिक नाम है या जैविक नाम कह सकते अपन, वैज्ञानिक नाम, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम में कितने पद होंगे, 2 पद होंगे बेटा। 2 पद में कौन कौन से बेटा, पहला पद वंश का नाम होगा। पहला पद किसका नाम होगा, वंश नाम होगा उस जीव का। और दूसरा जो पद है, दूसरा पद बेटा जाति संकेत पद। दूसरा पद क्या होगा, जाति संकेत, स्पीसीज एपिथेट। क्लियर बेटा, 2 नियम क्लियर। पहला नियम है कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होना चाहिए, यानी कि उसकी भाषा लैटिन होनी चाहिए। दूसरा, वैज्ञानिक नाम 2 पदों में लिखा जाएगा। पहला पद वंश नाम होगा, दूसरा पद जाति संकेत होगा, यानी उस जीव की जाति का नाम लिखेंगे, पहले उस जीव का वंश का नाम लिखेंगे। अभी अंत में मैं आपको उदाहरण लिखकर बताऊंगा बेटा। तीसरा जो है, वैज्ञानिक नाम जो है प्रिंट करते समय, प्रिंट करने पर वैज्ञानिक नाम कैसा लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स में से तिरछे, प्रिंट करने पर या टाइप जो करते हैं, टाइपिंग में वैज्ञानिक नाम इटैलिक्स यानी तिरछे लिखे जाते हैं। और यदि अपन जैविक नाम हाथ से लिखना है, कॉपी में अपन हाथ से लिख रहे हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, पाइसम सेटाइमम, पैंथेरा लियो, हाथ से लिखने पर कैसे लिखेंगे, वह हाथ से लिखने पर क्या करेंगे, वंश नाम और जाति नाम जो है, वंश नाम और जाति संकेत है, दोनों नामों को अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एक ही अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो वंश लिखने पर वंश व जाति संकेत को
क्या करेंगे बेटा, अलग अलग रेखांकित करेंगे। अलग अलग रेखांकित करना अभी मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा। ये अलग अलग रेखांकित करना और इटैलिक्स में लिखना, ये क्या दर्शाता है? ये जो तीसरा नियम है बेटा द्विपद नाम पद्धति का, कि वैज्ञानिक नाम को प्रिंट करते हैं या टाइप करने पर तो अपन इटैलिक्स में लिखना है, और हाथ से लिखने पर उसको ऐसे तिरछे तो लिख नहीं सकते, उसको क्या करना है, वंश और जाति संकेत को अलग अलग अंडरलाइन करना है। जो क्या दर्शाता है, रेखांकित करते हैं जो इसके यानी जैविक नाम के कौन सी उद्भव को दर्शाता है बेटा, लैटिन उद्भव को दर्शाता है। यानी कि वैज्ञानिक नाम की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, वो लैटिन उद्भव को दर्शाता है। ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। चौथा बेटा, 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या है कि पहले अपन वंश का नाम लिखते हैं, फिर जाति संकेत लिखेंगे। तो वंश नाम का पहला अक्षर, वंश नाम का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा और शेष सारे स्मॉल में, और जाति संकेत का पहला लेटर और सभी सारे किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल में लिखे जाएंगे। तो चौथा नियम है वंश नाम का पहला अक्षर, कह सकते हैं पहला लेटर बड़ा लिखते हैं, बड़ा का मीन्स बेटा कैपिटल में लिखते हैं। वह अन्य या जाति संकेत की सभी अक्षर कैसा लिखता है बेटा, छोटे या स्मॉल कैपिटल में, स्मॉल कैपिटल में लिखते हैं। स्मॉल लेटर, स्मॉल कैपिटल नहीं, तो एक में आ गया स्मॉल लेटर। ठीक है, 4 नियम समझ में आया। लास्ट जो नियम है, वैज्ञानिक नाम लिखते समय अंत में क्या करते हैं, उस जीव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम संक्षेप में लिखते हैं। क्या करेंगे बेटा, अंत में क्या लिखते हैं, जीव की खोज करने वाले, जीव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, जीव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम संक्षेप में लिखते हैं, अंत में संक्षेप में लिखते हैं। क्लियर बेटा, 5 नियम, 5 नियम जो बताए हैं। पहला है कि द्विपद नाम पद्धति का पहला नियम है कि वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम जो है लैटिन भाषा में होना चाहिए। दूसरा बेटा, वैज्ञानिक नाम में 2 पद होते हैं, पहला पद वंश और दूसरा जाति संकेत का होगा। तीसरा, वैज्ञानिक नाम जो है प्रिंट या टाइप करना है तो इसमें अपन इटैलिक्स में लिखेंगे, और हाथ से लिखने पर इन वंश और जाति संकेत पद को अलग अलग रेखांकित करना है जो इसके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। फिर चौथा नियम है कि वंश के नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा, शेष सारे स्मॉल होंगे, और स्पीसीज या जाति संकेत पूरा स्मॉल में लिखा जाता है। लास्ट जो नियम है, अंत में जैविक नाम के अंत में उस वैज्ञानिक के खोजकर्ता का नाम संक्षेप में लिखते हैं। अब देखिए उदाहरण से समझते अपन बेटा इस नियम को। जैसे मैं 2 उदाहरण लिखता हूं बेटा। पहला जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है। कैसे लिखोगे बेटा, ऐसे लिखोगे। इंग्लिश में अगर इसे लिखना है अपने, मैंजीफेरा, एम कैपिटल में लिखा है, फिर आई कैसे लिखना है, स्मॉल, ये स्पीसीज का नाम है और इसको अलग अलग अंडरलाइन करना है। देखिए जैविक नाम है 2 पद हो गए, ये क्या है बेटा, ये वंश नाम है, ये इस मैंजीफेरा इंडिका का वंश है, ये मैंजीफेरा इंडिका का क्या बेटा, जाति संकेत है। और पीछे LINN, इसका अंडरलाइन नहीं करना है। इस LINN का मतलब है लिनियस, यानी इसकी खोज किसने की है, लिनियस ने। वैज्ञानिक का नाम लिख सकते हैं। पाइसम, देखिए पाइसम वंश का नाम है तो P में कैपिटल लिख रहा हूं, बाकी शेष स्मॉल, और सेटाइवम में S भी क्या है, स्मॉल। तो इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग अंडरलाइन करना है। पैंथरा लियो, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है। देखिए 2 पदों में पहला पद है
वंश, दूसरा जाति। वंश का पहला लेटर मैंने कैपिटल में लिखा है, बाकी सारे स्मॉल लिखे हैं, स्पीसीज के सारे स्मॉल में लिखे हैं। नेक्स्ट नियम था बेटा कि अंडरलाइन करना, अलग अलग रेखांकित करना है, और अंत में बेटा वैज्ञानिक का, जिस वैज्ञानिक ने इस जीव की खोज की है उसका नाम लिखना है। क्लियर बेटा? द्विपद नाम पद्धति क्लियर है? समझ में आया? यहां तक समझ में आया बेटा? क्लियर? ठीक है बेटा, ये थी अपने द्विपद नाम पद्धति।